शाम में गुज़िश्ता 11 रोज़ के दौरान क्या हुआ, बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के पीछे क्या अवामिल और मुहर्रिकात हैं। 27 नवंबर से पहले हुकूमत मुखालिफ ग्रुप अपने मजबूत किले शुमाल मगरबी सूबे इदलब तक महदूद था। ये सूबा मार्च 2020 में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जंग बंदी के बाद कब्जे में आया था। 27 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के एक रोज़ बाद इदलब सूबे से हमले शुरू किए। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस जिनकी क़यादत हैयत तहरीर अल शाम कर रही थी, बागी गिरोह का कहना था उनके हमले बशार अल असद की हुकूमत के हमलों का रद्द अमल है जो इदलब पर किए गए थे। एंकर शाहजेब खानज़ादा ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में अल जज़ीरा की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि 27 नवंबर की शाम तक अपोजिशन फोर्सेस ने 17 शहरों और इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें फौजी मकामात भी शामिल थे। अपोजिशन फोर्सेस ने मगरबी सूबे खलब की तरफ पेशकदमी की। शामी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बागियों के ज़ेर कब्जा इलाकों पर गोलाबारी की और रूस ने भी फ़िज़ाई हमले किए। इसके बावजूद भी बागी 28 नवंबर को मज़ीद इलाकों पर काबिज हो गए और मशरक़ी इदलब से हुकूमती फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपोजिशन फोर्सेस ने शाम के M5 हाईवे की जानिब पेशकदमी की, जो शाम के शुमाली इलाकों को दारुल हुकूमत दमिश्क से जोड़ती है। जंग की मॉनिटरिंग करने वाले शामी इदारे के मुताबिक 29 नवंबर को बागी फोर्सेस कुछ धमाके करने के बाद हलब के कुछ इलाकों में दाखिल हुई, जिसके नतीजे में फिर शहर के अपोजिशन और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जबकि रूस शाम को एयर सपोर्ट फराहम कर रहा था। 30 नवंबर को वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। हलब का कब्जा हासिल करने के बाद बागियों ने जुनूब की तरफ पेशकदमी की और हमा शहर की जानिब बढ़ने लगे। 1 दिसंबर को हुकूमती फोर्सेस ने जंगजुओं की पेशकदमी रोकने की कोशिश की। शामी और रूसी जेट तैयारों ने इदलब और हलब शहर में मौजूद अपोजिशन फोर्सेस के ठिकानों पर हमले किए। इसी असना में शामी सदर बशार अल असद बागियों के मुतहर्रिक होने के बाद पहली मर्तबा मंजर आम पर आए और कहा कि अफवाज दहशतगर्दों और उनके हामी के खिलाफ हुकूमत के इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखेंगी। 2 दिसंबर को शाम के स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मरकजी शहर खमा के नवाही इलाकों में शदीद मुठभेड़ हुई, लेकिन बागियों की हमा की जानिब पेशकदमी जारी रखी। हमा शाम का चौथा बड़ा शहर है। 3 दिसंबर को शामी हुकूमत ने कहा कि फोर्सेस ने बागियों को हमा से पीछे धकेल दिया है, लेकिन बागियों ने यह दावा किया कि उन्होंने शामी फौजियों और ईरानी हमायत याफ्ता जंगजुओं को शदीद लड़ाई के बाद पसपा कर दिया है। 4 दिसंबर को बागियों ने हमा के मजीद इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को बागियों ने यह ऐलान किया कि उन्होंने हमा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। हमा शहर पर कब्जा उन्हें मुल्क के बाकी हिस्सों और साहिली शहरों तरतूस और लताकिया को अलग करने के एक कदम करीब ले आया है। लताकिया बशार अल असद और शामी अलवी बरादरी के लिए बहुत अहम सियासी गढ़ है और यहाँ रूसी स्ट्रेटेजिक अड्डा भी है। 6 दिसंबर तक हमा के कंट्रोल ने बागियों के लिए शाम के तीसरे बड़े शहर हुमस पर कब्जे की राह हमवार कर दी। हुमस दमिश्क और साहिली इलाकों को मिलाने वाला अहम शहर है जो हमा से 46 किलोमीटर दूर है। 7 दिसंबर को बागी दारुल हुकूमत दमिश्क से चंद किलोमीटर ही दूर थे और रात तक वो दारुल हुकूमत के मज़ामात तक पहुंच चुके थे। 8 दिसंबर को अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। अब बागियों ने 11 रोज़ में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा ली। इस सूरत हाल पर BBC ने भी तज्जियाती रिपोर्ट शाया की कि खत्ते में ईरान के असर व रसूख को शदीद झटका लगा है। बशार अल असद की क़यादत में शाम ईरानियों और हिज़्बुल्लाह के दरमियान राबतों का हिस्सा था। 1 साल से इसराइल के खिलाफ जंग में हिज़्बुल्लाह भी कमज़ोर हुई है और इसका मुस्तकबिल भी गैर यकीनी का शिकार है। यमन में ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों को कई बार फ़िज़ाई हमलों को निशाना बनाया गया। इन ग्रुपों के अलावा मलेशिया और गजा हमास, जिनकी मदद से खिते में ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तश्कील पाया था, लेकिन अब इस नेटवर्क को शदीद धचका लगा है। इसराइल नई सूरत हाल का फ़ायदा उठाएगा क्योंकि ये ईरान को अपने लिए एक ख़तरा
खतरा समझता है। कुछ हलकों का ख्याल है कि तुर्किया की मर्जी के बगैर ये सब कार्रवाई मुमकिन नहीं है। तुर्किया शाम में बागियों की हिमायत करता है, लेकिन उसने ग़ैयत तहरीर शाम की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम की तरदीद की है। कुछ अर्सा पहले तैयब एर्दोगान बशार अल असद पर जोर दे रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए ताकि शामी पनाह गज़ीन वापस लौट सकें। तुर्किया में शामी पनाह गज़ीनों की तादाद 3 लाख है, जो मुकामी सतह पर संगीन एक मसला है, लेकिन बशार अल असद ने इस पेशकश से भी इनकार किया था। BBC के मुताबिक कई सियासी हलके बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे पर खुश हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हैयत तहरीर शाम की जड़ें अलकायदा से मिलती हैं। इस गिरोह ने खुद को शाम की एक कौमी ताकत के तौर पर ज़ाहिर किया है और गिरोह के हालिया पैगामात से मफाहमती सोच की अक्कासी करती है, लेकिन इसके बावजूद लोग मुतमईन नहीं हैं। लोगों को तशवीश है कि हुकूमत को हटाने के बाद वो आगे क्या करेंगे। गैर मामूली तब्दीलियों से शाम में ताकत का खला पैदा हो सकता है, जिससे मजीद अफरा तफरी फैलने का खदशा है। उधर हैयत तहरीर शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी ने शाम की कदीम और तारीखी मस्जिद उमिया में खिताब करते हुए कहा है कि असद रजीम ने हज़ारों शहरियों को बगैर किसी जुर्म के कैद किया। शामी अवाम मुल्क के मालिक हैं, हम लड़ते रहे और आज इस फतह का इनाम हमें मिला है। उन्होंने लोगों से इस्तफसार किया कि दुनिया भर में कितने लोग बेघर हुए, कितने खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोग समंदर में डूब गए। अजीम फतह के बाद एक नई तारीख दुनिया के नक्शे पर लिखी जा रही है। एक नया शाम बनाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए चिराग बनेगा। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ये फतह शामियों के लिए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम की जेलों और अकूबत खानों में बरसों से सियासी लोग कहते हैं कि वो कैदी थे जो बशार अल असद की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बोलते थे। इन सियासी कैदियों को नाम की बजाय नंबर दिए गए थे, जिनसे उनकी पहचान होती और उन पर तशद्दुद किया जाता था। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो सालों से गुमशुदा थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बशार अल असद की हुकूमत के दौरान जेलों में हज़ारों कैदियों को सजाए मौत भी दी गई थी।